दोस्तों आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल के आसपास होती है। अच्छा, वो जहां रहा करता था ठीक उसी के बगल में किराए पर एक महिला रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 35 साल के आसपास होती है। ये जो महिला होती है बेहद ही खूबसूरत होती है। अब ये जो व्यक्ति की नजर इस खूबसूरत महिला पे पड़ती है, ये इसकी खूबसूरती को देखकर इस पर मोहित होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी खूबसूरती पर लालायित होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये जो व्यक्ति रहता है वो कुछ ठरकी टाइप का होता है। ये व्यक्ति अब सोचने लगता है कि काश ये महिला अगर मुझे एक अवसर देती तो जरूर मैं इस अवसर को भुना पाता। दोस्तों अब ये जो व्यक्ति रहता है उस महिला की पाने की चाहत में दिन रात लगा हुआ रहता है। और खैर दोस्तों, एक दिन ऐसी भी आती है कि इस व्यक्ति का मुलाकात उस खूबसूरत महिला के साथ हो जाती है। दोस्तों फिर इन दोनों में बातचीत का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इनकी जो नजदीकियां रहती है वो प्यार में बदल जाती है। फिर दोस्तों ये जो महिला जैसी इस व्यक्ति के करीब आता है और फिर उस पल में जैसी ये महिला उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये जो व्यक्ति होता है उस महिला के सामने कुछ ऐसा डिमांड रख देता है कि ये जो महिला रहती है दरअसल हैरान हो जाती है। दरअसल दोस्तों आखिर ये जो 42 साल का व्यक्ति होता है इस महिला के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखती है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वाकई आप भी जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको भी ये सुनकर काफी हैरानगी होगी कि आज के दौर में किस किस किस्म के लोग होते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। दरअसल उसी नई दिल्ली में एक कॉलोनी पड़ती है, सरस्वती कॉलोनी, और उसी कॉलोनी में रहने वाला एक 40 से 42 साल का व्यक्ति जिसका नाम परमजीत होता है। दरअसल ये जो परमजीत होता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने मकान में रहा करता था। अब उसी मकान के बगल में एक किराए पर एक महिला रहने आती है जो कि अपने एक 5 साल के बेटे के साथ उसी किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है। दरअसल ये जो महिला रहती है जिसका नाम रचना होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 35 साल के आसपास होती है। दोस्तों इसका जो पति होता है दरअसल एक प्राइवेट जॉब किया करता था। ये महिला अब उस किराए के मकान में तो रहना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे इधर ये जो परमजीत नाम का 42 साल का व्यक्ति होता है अब एक दिन इसकी नजर इस खूबसूरत महिला पे पड़ जाती है। दरअसल ये परमजीत जैसी उस खूबसूरत महिला को देखता है, इसकी खूबसूरती को देखता है, इसके ऊपर लट्टू हो जाता है, यानी कि इसका दीवाना हो जाता है। दरअसल परमजीत एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाया करता था, उसी से अपने घर का गुजर बसर किया करता था। लेकिन जब से इस महिला रचना को देखता है उसके बारे में ही दिन रात उसे पाने की चाहत में लगा रहता है। दोस्तों अब इस परमजीत का जो ध्यान है अपने कामों से हटकर उस महिला पर ही टिक जाता है। खैर दोस्तों अब ऐसी धीरे धीरे ये जो परमजीत होता है उस महिला के साथ मुलाकात करने के लिए, उससे बातचीत शुरू करने के लिए बहुत ही हद तक सोचने लगता है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से ये जो महिला रचना होती है जिसका एक 5 साल का अपना बेटा रहता है, दरअसल रचना का मोबाइल जो रहता है वो पानी के टब में गिरा देता है, जिसके बाद रचना का जो स्मार्टफोन होता है दरअसल पानी में गिरने के बाद वो खराब हो जाता है, यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद उसका फोन अब चालू नहीं हो पा रहा था। अब रचना थक हाक कर उसी मोबाइल शॉप पर चली जाती है जो मोबाइल शॉप परमजीत का होता है। अब जैसी रचना उसके मोबाइल शॉप पर जाती है उसे कहती है कि दरअसल उसकी जो मोबाइल है पानी में गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो चुकी है। दरअसल जैसी परमजीत अब उस महिला रचना को अपने दुकान पर देखता है वो अंदर से बेहद ही प्रसन्न हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं तो कब से इस मौके की तलाश में था कि कैसे इस महिला के साथ मेरी बातचीत शुरू हो। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो परमजीत होता है अब उस महिला के हाथ से फोन लेकर दरअसल उस फोन को चेक करने लगता है। अब इधर ये महिला अपना फोन स्विच ऑफ होने के बाद बेहद ही परेशान लग रही थी, जिसके बाद परमजीत अब उस रचना से कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन बिल्कुल ठीक कर दूंगा।
जिसके बाद जैसे ही परमजीत अब फोन चेक करने लगता है, ये जो रचना नाम की बेहद खूबसूरत महिला रहती है, दरअसल उस परमजीत से पूछती है कि दरअसल फोन बनाने में कितना पैसा खर्च आएगा। जिसके बाद अब परमजीत कहने लगता है कि दरअसल इसका जो डिस्प्ले है वो बदलना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले अब खराब हो चुका है, जिसमें तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए लगेंगे। जिसके बाद ये जो रचना नाम की महिला रहती है वो कहती है कि दरअसल मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं तो सोची थी कि 1000 से 1500 के आसपास में फोन ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो परमजीत होता है वो कहता है कि 1000 से 1500 में तो लोकल डिस्प्ले आती है, आपको अगर मैं ओरिजिनल डिस्प्ले लगा कर दूंगा तो 3 से 4 हजार रुपए खर्च हो। जिसके बाद अब जो ये महिला यानी कि रचना होती है वो कहने लगती है कि दरअसल मैं तो अभी यहाँ इस शहर में नई नई शिफ्ट हुई हूँ, दरअसल मेरे पति की अभी सैलरी भी नहीं आई है, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो तो मैंने मकान मालिक को दे चुकी हूँ, अभी तो मुझे घर में जो भी खर्चे हैं वो भी चलाना होगा। अगर ये फोन 1000 से 1500 रुपए में बन पाती है तो बना दीजिए, वरना रहने दीजिए। जिसके बाद जो परमजीत होता है अब कहीं ना कहीं ये भांप चुका था कि ये जो रचना नाम की महिला है दरअसल इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो फोन बनवा सके। जिसके बाद परमजीत अब कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं कि अगर लोकल ही डिस्प्ले से आपकी फोन बन जाती है तो मैं बना दूंगा। जिसके बाद फिर से ये रचना नाम की महिला उस परमजीत से कहने लगती है कि अगर उतने पैसे में यानी कि लोकल डिस्प्ले लगने से अगर फोन ठीक हो जाती है तो आप बना देना, वरना रहने देना। जिसके बाद अब यहाँ परमजीत जो होता है वो तो पहले से मन में सोच रखा था कि किसी न किसी तरीके से मुझे इस महिला को पाना है। जिसके बाद अब यहाँ परमजीत कहता है कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, फोन में जरूर बना दूंगा। जिसके बाद अब रचना पूछती है कि आखिर फोन बनने में कितने दिन लगेंगे। जिसके बाद ये जो परमजीत रहता है दरअसल बताता है कि आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका फोन बना दूंगा। जिसके बाद ये महिला फोन वहीं छोड़कर जाने लगती है। तभी जो परमजीत होता है वो कहता है कि दरअसल आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि फोन में और भी कुछ कमी निकलेगी तो मैं आपको बता सकूंगा। दरअसल मेरा नंबर तो अभी बंद हो चुका है, क्योंकि मेरा जो नंबर है ये फोन स्विच ऑफ होने के कारण मेरा नंबर अब लग कहां से पाएगा। अगर आप कहें तो मैं अपने पति का नंबर आपको दे सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ जो परमजीत होता है वो मन ही मन सोचता है कि इस महिला का जो ये खराब फोन है उसी के अंदर तो आखिर ये सिम लगी होगी, मैं वो सिम निकाल कर अपने फोन में डालकर दूसरा नंबर डायल करके इसका नंबर निकाल लूंगा। दोस्तों जिसके बाद जैसे ही परमजीत वो फोन खोलकर सिम चेक करता है उस फोन के अंदर सिम नहीं होती है। जिसके बाद अब परमजीत उस महिला यानी कि रचना से कहने लगता है इस फोन के अंदर तो सिम ही नहीं है। जिसके बाद अब यहाँ रचना कहने लगती है कि दरअसल मैंने तो सिम निकाल कर घर पर ही छोड़ दिया है। जिसके बाद अब परमजीत उस महिला को समझाने लगता है कि आपका सिम अगर इस फोन में रहेगा तो मैं फोन बनाने के बाद दरअसल नेटवर्क भी चेक कर पाऊंगा। जिसके बाद ये जो महिला रहती है और भी परेशान हो जाती है। अब वो भागे भागे घर जाती है, वहां से सिम लेकर उस परमजीत को दे देती है। जिसके बाद जो परमजीत होता है अब उस सिम को रख लेता है। अब ये महिला वापस अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अब परमजीत सारा काम छोड़कर उस महिला का फोन बनाने में लग जाता है। दोस्तों वो देखता है कि वाकई में जो डिस्प्ले है उसे अब चेंज करना ही पड़ेगा और मदरबोर्ड में भी थोड़ा बहुत पानी चला गया था। खैर दोस्तों यहाँ जो परमजीत होता है उस रचना को पाने की लालसा में वो ओरिजिनल डिस्प्ले ले आता है और उस फोन में लगा देता है। जिसके बाद उस फोन का जो सिम रहता है वो अपने फोन में लगाकर दूसरा नंबर डायल कर वो रचना का नंबर निकाल लेता है और अपने फोन में सेव कर लेता है। दोस्तों जिसके बाद अब अगले शाम के बाद फिर अगली शाम आती है। जिसके बाद रचना फिर से उसी मोबाइल शॉप पर पहुंचती है और पूछती है क्या मेरा फोन बन चुका है। जिसके बाद परमजीत कहता है कि जी भाभी जी आपकी फोन तो बन चुकी है। जिसके बाद अब परमजीत उस महिला के सामने उसका फोन को बिल्कुल सब कुछ चेक कर उसे सौंप देता है। जिसके बाद अभी महिला पूछती है कि आखिर आपके कितने रुपए हुए। जिसके बाद अब परमजीत कहने लगता है कि भाभी जी मैंने आपके फोन में दरअसल ओरिजिनल डिस्प्ले लगाया जिसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए है, मगर आप जो चाहे आपकी जो मर्जी हो आप देकर फोन ले जा सकती हो। जिसके बाद ये जो महिला होती है वो कहती है कि दरअसल आपने इतने महंगे डिस्प्ले क्यों लगाए जब मैंने पहले बता दिया था कि मेरे पास 1000 से 1500 रुपया अभी हैं। जिसके बाद ये जो परमजीत नाम का वो व्यक्ति होता है कहता है कि दरअसल आप तो हमारी पड़ोसी ठहरी, दरअसल आप मेरी मेहनताना दे दीजिए और ये जो मेरा पैसा अभी फोन में लगा है दरअसल
आप पड़ोसी होने के नाते फिर मेरी किसी न किसी काम तो आएंगी ही दोस्तों। जिसके बाद ये जो यहाँ रचना नाम की महिला रहती है, दरअसल इस परमजीत को एक अच्छा भला व्यक्ति समझती है। वो मन ही मन सोचती है कि आज के समय भी इतने अच्छे इंसान होते हैं, जो कि इस इंसान ने मेरी इस फोन में मेरी इतनी मदद की दोस्तों। जिसके बाद ये महिला उसे 1500 रुपए निकाल कर दे देती है और अपना फोन लेकर आने लगती है। जिसके बाद ये परमजीत जो होता है वो कहता है कि भाभी जी, दरअसल आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको फोन कर कर ये पूछ सकूं कि आपका फोन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है दोस्तों। जिसके बाद ये महिला जो होती है इतनी ज्यादा कुछ सोचती और समझती नहीं है, अपना नंबर उसे लिखवा देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो परमजीत नाम का वो व्यक्ति रहता है पहले से उस रचना का नंबर निकालकर सेव कर चुका होता है। उसे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था ताकि वो रचना से ये कह सके कि मैंने आपका नंबर अब ले लिया है, ताकि वो उससे आगे बात कर सके दोस्तों। जिसके बाद अब शाम हो जाती है, ये परमजीत नाम का जो व्यक्ति होता है अपना मोबाइल शॉप बंद करता है और फिर जैसे ही घर जाता है उस रचना के व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू कर देता है कि दरअसल आपका फोन अभी कैसा चल रहा है, उसका जो आवाज है वो सही से आ रही है, डिस्प्ले स्मूथ है या नहीं है दोस्तों। जिसके कुछ ही देर बाद रचना भी उसे रिप्लाई करती है कि फोन बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है दोस्तों। यहीं से इन दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आए दिन ये लोग कई कई घंटों तक व्हाट्सएप पर हाय हेलो बात किया करते थे। फिर ये दोनों पर्सनल बातें करना भी शुरू कर देते हैं। दरअसल आपके पति क्या करते हैं, आप कहां से इस शहर में रहने आई हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हुआ करती थी। ये जो महिला रचना रहती है वो भी परमजीत को अपने घर की सारी बात बता देती है। अब ऐसी करते करते महीनों से 2 महीनों का समय निकल जाता है। अब ये दोनों आपस में इतने ढेर सारी बातें किया करते थे, ये दोनों आपस में इतने नजदीक हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति इन दोनों की कब नजदीकियां बढ़ जाती हैं इन दोनों को पता नहीं चलता। दरअसल यहाँ जो रचना नाम की ये महिला रहती है वो दिल की साफ रहती है, वो देखती है कि कैसे परमजीत नाम का जो व्यक्ति रहता है दरअसल उसकी मीठी बानी, उसका जो व्यवहार रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, जिस पर ये रचना नाम की जो महिला रहती है मोहित हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो परमजीत रहता है वो पहले से उसके दिमाग में बैठ चुका होता है कि इस महिला को दरअसल मुझे तो अपने काबू में जैसे न तैसे करना ही, इसके साथ इस समय बिताना है, इसे तो पाकर ही रहना है दोस्तों। इसी तरीके से ये सिलसिला और भी 1 महीने आगे बढ़ती है। जिसके बाद ये जो परमजीत नाम का व्यक्ति रहता है अब रचना को बहलाने फुसलाने लगता है, उसे कहने लगता है कि भाभी जी आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती के दर्शन मैं भी आपके बेहद करीब से करना चाहता हूं, यानी कि आपके पास बैठकर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जिसके बाद जो रचना होती है वो भी इसके काफी करीब आना चाहती थी। दरअसल वो भी इसके व्यवहार से बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं मोहित हो चुकी थी दोस्तों। इसी तरीके से अब परमजीत जो होता है उस रचना को बाहर मिलने के लिए कहता है, लेकिन रचना यहाँ मना कर देती है। असल मेरे जो बच्चे हैं और मेरे पति हैं अगर उन्हें भनक लग जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। जिसके बाद जो परमजीत होता है उस रचना को यह समझाता है कि दरअसल आपके बच्चे स्कूल चले जाएंगे और आपके पति ड्यूटी चले जाएंगे, तब तो आप घर में बिल्कुल अकेली रहकर पहले भी बोर हुआ करती थी और आगे भी ऐसी बोर होती रहोगी, उससे अच्छा मेरे साथ कहीं मार्केट घूमने चलो। दोस्तों रचना कुछ सोचती और समझती है, फिर उसके बाद वो हामी भर देती है दोस्तों। फिर ठीक वैसा ही होता है। अगले दिन जो उसका 5 साल का बेटा होता है वो स्कूल के लिए चला जाता है और उसका जो पति होता है वो नौकरी के लिए यानी कि जॉब के लिए वो कंपनी चला जाता है। जिसके बाद अब रचना घर में अकेली बच जाती है। जिसके बाद रचना झट से परमजीत को फोन करती है और कहती है कि आप अपने मोबाइल शॉप पर आ जाइए, मैं वहीं पर तैयार होकर आती हूं, हम लोग मार्केट घूमने चलेंगे। दोस्तों यहाँ जो परमजीत नाम का व्यक्ति रहता है वो अंदर से बेहद ही प्रसन्न हो जाता है, वो झट से अपने मोबाइल शॉप पर पहुंच जाता है। जिसके बाद ये जो रचना रहती है वो एक काले कलर की साड़ी पहनकर जैसी उस परमजीत के आंखों के सामने आती है, परमजीत इसकी खूबसूरती को देखकर अंदर से बेहद ही उत्तेजित हो जाता है। जिसके बाद परमजीत अब इसको अपने बाइक पर बैठाकर शहर घुमाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों ये लोग मार्केट में कई घंटे तक घूमते हैं। जिसके बाद अब रास्ते में दोनों प्लान तय करते हैं कि दरअसल परमजीत अब उस रचना से कहने लगता है कि आप इतनी खूबसूरत है, मैं आपकी खूबसूरती को नजदीक से महसूस करना चाहता हूं दोस्तों। जिसके बाद यहाँ जो रचना रहती है वो भी इस बात के लिए हामी भर देती है। जिसके बाद परमजीत कहता है कि हम लोग
होटल का एक कमरा बुक करेंगे, उस कमरे में हम और आप बैठकर काफी नजदीक से बातचीत करेंगे दोस्तों। जिसके बाद रचना मुस्कुरा देती है, यानी कि अब परमजीत समझ चुका होता है कि रचना भी हरी झंडी दे चुकी है। जिसके बाद ठीक वैसा ही होता है, परमजीत अब एक होटल पहुंचता है जहां पर वो एक होटल का कमरा बुक कर लेता है। उस कमरे के अंदर इस रचना को ले जाता है, फिर अंदर से उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। जिसके बाद अब यहां पर जो परमजीत होता है उसकी अंदर की जो बेकरारी रहती है, उत्तेजनाएं रहती है, और भी ज्यादा अब भड़क जाती है। अब वो धीरे धीरे उस रचना के खूबसूरती को महसूस करना चाह रहा था। जिसके बाद अब वो रचना के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है। रचना को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। अब कुछ ही पलों में ये दोनों इतने बेकाबू हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक वैसा ही होता है, परमजीत जो होता है अब वो इतना बेकाबू हो चुका था कि रचना के साथ वो गलत तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। पहले तो प्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है, फिर वो अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की पेशकश रख देता है। रचना पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर जो परमजीत होता है उसे इतना बहलाता और फुसलाता है कि रचना न चाहते हुए भी उसे मना नहीं करती है। जिसके बाद अब जो यहाँ परमजीत होता है उसे अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि रचना को काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। रचना अब कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बकस दो, लेकिन यहाँ परमजीत उसकी एक नहीं सुनता है। उसके मुंह पर अपना हाथ दबोच कर, यानी कि अब उसके साथ वो अप्राकृतिक तरीके से गलत रिश्ते कायम करते चला जाता है दोस्तों। तकरीबन आधे घंटे तक उसके साथ जब अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना डालता है, जिसके बाद रचना की हालत खराब हो जाती है। अब रचना कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जितना अच्छा भला इंसान समझा था, तुम आखिर उतने अच्छे और भला इंसान हो नहीं है, तुमने मेरी कैसी हालत कर दी। जिसके बाद यहाँ परमजीत फिर से उस रचना को यह समझाने लगता है कि दरअसल ये प्यार है और प्यार में सब कुछ जायज है। दरअसल फिर से हम दोनों को ये मौका कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोगों को ये मौका जी भर के जी लेनी चाहिए। खैर दोस्तों, रचना जो होती है फिर अपने आप को जैसे न तैसे मनाती कि आखिर उसने एक गलत कदम उठा लिया है, लेकिन उस जगह पर वो करती भी तो क्या करती। इसी तरीके से इन दोनों के बीच 2 से 3 बार गलत रिश्ते बनते हैं। जिसके बाद अब रचना को याद आती है कि उसका जो 5 साल का बेटा है वो स्कूल से वापस आने वाला होता है। जिसके बाद अब रचना उस परमजीत से कहने लगती है कि जल्दी से मुझे घर छोड़ दो। जिसके बाद जो परमजीत होता है रचना को उस होटल से लेकर बाहर निकलता है और उसे घर छोड़ने लगता है। लेकिन रास्ते में अब रचना कहती है कि मुझे बैठने में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। दरअसल बाइक पर जैसी बैठने की कोशिश करती है उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रही थी। जिसके बाद अब परमजीत जो होता है उस रचना को लेकर एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, अपना बाइक वहीं रोकता है और मेडिकल स्टोर पर जो लड़का रहता है उसके कानों में गुप्त तरीके से वो सारी कहानी सुनाता है। जिसके बाद वो जो मेडिकल स्टोर का लड़का रहता है उस रचना के लिए कुछ टैबलेट देता है और कुछ क्रीमें देता है, जिसे लगाने के बाद अब रचना को शायद आगे चलकर राहत मिले दोस्तों। जिसके बाद अब परमजीत रचना के कान में ये सारी बातों को समझा देता है। जिसके बाद रचना जैसी घर पहुंचती है वो काफी ज्यादा तकलीफ महसूस करती है, लेकिन वो कुछ टैबलेट लेती है और फिर वो कुछ जो क्रीम रहती है उसे भी वो यूज करती है। अब 2 दिनों के अंदर उसे राहत मिल जाती है, लेकिन उसके मन में वो जो दर्द था वो कहीं ना कहीं साले जा रहा था। लेकिन खैर दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ दर्द मीठा होता है, वही रचना को लग गया था। यानी कि रचना को उस दर्द की लत लग चुकी थी, क्योंकि दर्द के बाद उसे शगुन मिला था, वो शगुन उसे उसके अपने पति से भी नहीं मिली थी दोस्तों। यहीं से ये सिलसिला स्टार्ट होता है। अब जब जब इस रचना और परमजीत को मौका मिला करता था, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बना लिया करते थे दोस्तों। 3 से 4 महीने का और वक्त बीत जाता है, जिसके बाद अचानक से एक दिन रचना को भी याद नहीं रहती कि आज की शाम जो उसका पति है 2 घंटा पहले ही आने वाला है। इधर इसका जो पति रहता है वो भी रचना को ये नहीं बताया था कि आज वो 2 घंटा पहले ही घर पहुंच जाएगा। जिसके बाद वो बेखौफ होकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर ही वीडियो कॉल पर उस परमजीत से घंटों बातें कर रही होती है। उस समय जो परमजीत होता है उस रचना के सामने दरअसल डिमांड कुछ ऐसा रखा था कि दरअसल रचना के तन पर एक भी कपड़ा नहीं हो, क्योंकि बिना कपड़ों का ही रचना को परमजीत देखना चाहता था दोस्तों। ठीक उसी समय उसका जो पति होता है जैसे अपने घर यानी कि उस कमरे के समीप आता है और देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला रहता है। अब जैसे वो घर के अंदर दाखिल होता है उस सामने देखता है कैसे उसकी पत्नी रचना बिना कपड़ों
कपड़ों में ही किसी से फोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जिसके बाद उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों तले अंधेरा छा जाती है। वो सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी इस हालात में इस किस व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर रही है दोस्तों, जिसके बाद अब उसका पति उस रचना से पूछ डालता है कि दरअसल तुम ऐसी अवस्था में फोन पर किससे बात कर रही हो। जिसके बाद अब उसकी पत्नी जो रचना रहती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके सारे होश उड़ जाते हैं कि उसका पति आखिर उसे इस अवस्था में देख लिया और वो जो वीडियो कॉल पर बात करिए झट से वो फोन काट देती है। लेकिन चूंकि रचना का जो पति रहता है उसे समझने में देर नहीं लगता है, वो झट से रचना के हाथ से फोन छीनता है और देखता है तो फोन कटा हुआ रहता है, लेकिन डिस्प्ले पर उसका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप जैसी खोलकर चेक करता है तो देखता है कि मोबाइल रिपेयरिंग वाला भैया के नाम से एक नंबर सेव रहता है। जैसे उसका व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स देखता है तो घंटों से इन दोनों की बातें चल रही थी, जिसके बाद अब ये रचना से यानी अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है। जिसके बाद ये इधर उधर का बहाना बनाने लगती है, लेकिन उसका जो पति रहता है वो समझदार रहता है, वो तुरंत समझ जाता है, कहता है इसी नंबर पर तुम फिर से वीडियो कॉल लगाओ और सामने खुद को इसी अवस्था में खड़ा रखकर उसे बात करो। लेकिन उसकी पत्नी ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, उसे काफी डर लग गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ जो उस रचना का पति रहता है फिर से वापस उसी नंबर पर वीडियो कॉल लगा देता है और सामने अपनी पत्नी को खड़ा रहने के लिए बिल्कुल हिदायत देता है और पीछे से सब कुछ वो देखते रहता है। और उस समय उस व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहता है उसे वो चालू कर दिया रहता है। इधर जैसे ही परमजीत सामने देखता है कैसे रचना बिना कपड़ों में फिर से सामने आ गई है, वो परमजीत अब पूछने लगता है कि आखिर तुमने बीच में कॉल कट क्यों कर दी थी। लेकिन इधर जो रहती है रचना इतनी ज्यादा सहम चुकी रहती है कि कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि सामने उसका पति रहता है। दोस्तों अब 2-3 मिनट तक ये जो बातें चलती है, यानी परमजीत सामने से उस वीडियो कॉल पर उसका चेहरा दिख रहा होता है और इधर जो रचना रहती है वो वीडियो कॉल के सामने बिल्कुल निवृत्त होती है। ये सब कुछ उस स्क्रीन रिकॉर्डर में सेव हो जाता है, जिसके बाद अब उस फोन का जो एंगल होता है यानी कैमरा का एंगल अब वो अपने तरफ उसका पति घुमाते हुए परमजीत से कहता है कि आज मैंने तुम्हें भी देख लिया और मैं अपनी पत्नी की भी चाल चलन देख लिया। जिसके बाद अब परमजीत से वो व्यक्ति यानी कि रचना का पति कहने लगता है कि दरअसल मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। जिसके बाद यहाँ जो परमजीत होता है वो अंदर से बिल्कुल ही घबरा जाता है, वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा बवाल मचेगा, आखिर मेरी भी पत्नी मेरे बारे में ये सब कुछ जानकर घर में भी काफी ज्यादा बवाल होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैसा ही होता है। इधर रचना का जो पति रहता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वो जो वीडियो कॉल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहता है पुलिस वाले के सामने रखने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल ये दोनों जो ऐसे कर रहे हैं, कल के डेट में कुछ घटना घट जाती तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा। जिसके बाद भी पुलिस भी हरकत में आते हुए उस परमजीत को भी गिरफ्तार करती है और उसकी पत्नी रचना को भी अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों से गहन पूछताछ की जाती है। दोस्तों पहले तो ये दोनों कुछ बोलते नहीं, लेकिन बाद में जैसे ही उस परमजीत को वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कैसे वीडियो कॉल पर परमजीत सामने से उस रचना से कुछ सवाल जवाब कर रहा होता है, वहां परमजीत शर्म के मारे अपना सर झुका लेता है। रचना इधर अपने पति के पैरों में गिरते हुए उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो कहता है कि दरअसल तुमने एक बार मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैं तुम पर अब दोबारा विश्वास नहीं कर सकता हूं। जिसके बाद यहां जो उसका पति यानी कि रचना का पति रहता है अपने ससुराल वाले के पास फोन करता है, कहता है तुम अपनी बेटी को मेरे नजरों के सामने से हटा लो, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। खैर दोस्तों यहां पर अब रचना के जो माता पिता और उसका भाई रहता है बार बार उस रचना के पति से पूछता है कि आखिर क्या ऐसी कौन सी बात हो गई, लेकिन वो कुछ बताने के हालात में तो कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी ने आखिर तुम्हारी बहन ने जो कारनामा किया मैं किस मुंह से बताऊं। फिर उसके बाद बहुत कहने सुनने के बाद अब यहाँ रचना का जो भाई होता है वो गांव से आता है रचना को फिर वापस गांव यानी कि रचना अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर परमजीत जो होता है वो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। दोस्तों अब परमजीत की पत्नी भी सारी बात को जान चुकी थी, यानी कि ये बात अब बवाल हो चुकी थी। खैर दोस्तों अब परमजीत और उसकी पत्नी आपस में क्या कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन इधर जो रचना का पति रहता है वो अपनी बिना पत्नी के साथ 5 साल बेटे को अपने से लालन पालन करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है रचना का जो बेटा रहता है उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। 6 महीने बाद उसका जो बेटा रहता है अपनी मम्मी के लिए बिल्कुल ही हतोप्रयास हो जाता है। ये सब कुछ इस रचना के पति से देखा नहीं जाता, आखिर अपने बेटे को अपने मां से जुदा नहीं करना चाहता था। जिसके बाद अब रचना का पति अपनी पत्नी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार
तैयार हो चुका था। इधर रचना भी रोज मायके से अपने पति को फोन किया करती थी और कहा करती थी कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो, आगे जिंदगी में अगर मैं इस तरह की फिर से गलती करूंगी तो बेशक मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकना। दोस्तों, इधर जो रचना का पति रहता है वो बेहद ही समझदार रहता है, अपनी बेटी की खुशी की चाहत में फिर से अपनी पत्नी को माफ कर देता है और अपनी पत्नी को पास रखकर अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ वो उस किराए के मकान को छोड़कर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। फिर वहां से दूसरी नौकरी तलाश कर वहां फिर से हंसी खुशी रहना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात यह है कि कैसे लोग अवसरवादी होते हैं, गलत तरीके से अवसर का फायदा उठा लेते हैं। यानी कि यहाँ रचना कैसे उस परमजीत के चंगुल में फंस जाती है, कैसे षड्यंत्र जो रचा था परमजीत ने उसके चंगुल में फंसकर वो अपना हंसता खेलता जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। अगर रचना का पति समझदार नहीं होता, अपने बेटे की प्यार के लिए अगर फिर से रचना को नहीं अपनाता तो रचना की जो पूरी जिंदगी है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस रचना के बारे में और इस परमजीत के बारे में आपका क्या कहना है, और रचना का जो पति ने जो किया क्या सही किया या गलत किया, इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।